नमस्कार साथियों। 39वीं बिहार लोक सेवा आयोग का उस वक्त जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता था वो 1994 का क्वेश्चन बैंक का पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तब कंबाइंड होता था परीक्षा, अभी तो आपको प्रॉपर सबका अलग अलग ही है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे चर्चा हो रही है और सिंधु घाटी सभ्यता का काल सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। कभी कभी 2300 बीसी से 1900 बीसी भी कहीं कहीं मिलता है, तो घबराने की बात नहीं है, वो आप ऑप्शन देख करके और उसको कर लेना है। सिंधु सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल का भाग है और प्राग ऐतिहासिक काल को ही अध इतिहास भी कहा जाता है। यह इतिहास का वह भाग है जहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध होते थे लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं। साहित्यिक साक्ष्य का तो पूर्णतः अभाव होता है और यहाँ का लिपि तब हम पढ़ भी नहीं सकते थे। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक किसी भी लोगों ने सफलता नहीं पाई है। वहाँ पे व्यक्ति का हाव भाव के माध्यम से ही हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करते थे, मतलब वहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक है। तो इस प्रकार अगर कहिएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है, तो प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो ब्राह्मण युग 800 से 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। और ये 800 से 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक संस्कृति का युग है, जिस समय में ब्राह्मण संस्कृति का बोलबाला था। मतलब उस वक्त ब्राह्मण को हम लोग बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते थे। 600 ईसा पूर्व की अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं आजीवक संप्रदायों का भी उदय हुआ था। रामायण युग, महाभारत युग एवं सूत्र युग मौर्य काल के पश्चात का युग था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बोगाज कोई का महत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये हमारे आसपास नहीं आया हुआ है, फिर भी उसको उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को गैदर्ड करने की ज़रूरत है। और बोगाज या बोगज कोई अफगानिस्तान में स्थित एक क्षेत्र का नाम है जहाँ से सर्वप्रथम ऐतिहासिक तत्वों की पुष्टि होती है। वहाँ से वे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है। नवपाषाण काल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? तो उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो यह ऋग्वेद में ही मिलता है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह भी ऋग्वेद का ही शब्द है, वाक्य है। तो ऋग्वेद हमारा 4 वेद है, वेदांग 6, महापुराण या पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। आप लोग भली भांति ये सब चीज़ों से परिचित हैं। और ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यजुर्वेद है जो कि श्लोकों के उच्चारण की प्रक्रिया को समझाता है। इस वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग में उर किस लिए विख्यात था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र और आंतरिक व्यापार का
महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका आंसर है संगम युग में उर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम युग में उर कपास का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसालों का भी व्यापार होता था। उर तमिलनाडु के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह है और संगम काल के प्रमुख बंदरगाह कोल्चि, बलिटा तथा कावेरीपत्तनम भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल, आप लोग भली भांति परिचित होंगे। मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय संपूर्णतः भौतिकवादी और वर्तमान को प्रासंगिक करने वाला था और यह बौद्ध और जैन का समकालीन संप्रदाय था। 600 से 700 ईसा पूर्व का समय इसके अभ्युदय का युग था, यानी इस समय ही इसका उद्भव हुआ था। और हालांकि अपेक्षाकृत कम विस्तार इसका किया गया। आनंद एवं उपाली बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। रघुलाभद्र जैन धर्म का उपासक था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्ता कहने का मतलब गुप्त वंश। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त वंश का। और भारत में भागवत धर्म का उत्कर्ष 4वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। गुप्त राजाओं के परम भागवत की उपाधि प्राप्त की तथा अपने सिक्कों पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति अंकित कराई। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूर्वी एवं पश्चिमी मालवा द्वारका के आसपास का क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण, साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में जारी धन व्यय इत्यादि की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ है, तो यही रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का अशोक बताया, मगध का सम्राट बताया। और भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने मगध की प्रजा को स्वयं की संतान भी कहा और प्रजा के कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्यों का भी वर्णन है भाब्रू अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो इसका आंसर मिलिंद पन्हो है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, वो एक किताब है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है वो किताब, और उसका लेखक मिनांडर है। मिनांडर द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो ग्रंथ मौर्य काल की जानकारी देता है। भारतीय इतिहास के व्यापारिक मार्गों के इतिहास की कोई जानकारी मिलिंद पन्हो में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश इसका आंसर है। और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, जिसमें सर्वाधिक दानी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय और कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो उत्तर गुप्त काल में।
उत्तर गुप्त काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी और उत्तर वैदिक काल में ही समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, जिसे हम लोग कहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था जाति आधारित न होकर कर्म आधारित हो गई थी, जो आज के लिए एक समस्या का विषय है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने इक्ता प्रदान किया। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। वह ऐबक का दामाद भी था। उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया और राजाभिषेक के समय से ही अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्य कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभक्त थी, जिसमें खालसा भूमि था, जागीर भूमि था और सयूरगल भूमि था। खालसा भूमि उस भूमि को कहते थे जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला था और शाही कोष में जमा इस आय का उपयोग व्यक्तिगत खर्च पर शाही परिवार, राजा के अंगरक्षक एवं निजी सैनिक पर युद्ध की तैयारी आदि पर किया जाता था। संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र खालसा भूमि के अंतर्गत शामिल था। 1573 ईस्वी में अकबर ने जागीर भूमि को कम करके खालसा भूमि के विस्तार का निर्णय लिया। जहांगीर ने खालसा भूमि का आकार कम कर दिया था, पर शाहजहां ने इसका पुनः विस्तार औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में खालसा भू क्षेत्रों को जागीरों के रूप में आवंटित किया जाने लगा। अब जागीर भूमि, यह जागीर भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह के बदले दी जाती थी। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण में हस्तांतरण होता था तब इसे पायबाकी कहा जाता था और भूमि प्राप्त करने वाले को भूमि से कर वसूलने का भी अधिकार मिलता रहता था। पद मुक्त होने पर इस भूमि पर उस व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता था। जब जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए सावनिगार नामक विभाग होता था और जो जमींदारों की कार्यवाही एवं अन्य विवरण केंद्र को भेजता था। सयुगल भूमि, इस प्रकार की भूमि मदद ए माश भी कहा जाता था। सयुगल भूमि को मदद ए माश कहा जाता था और यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ही दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये चांदी और तांबा के बने होते थे। सल्तनत काल में टंका, शशगानी एवं जीतल चांदी और तांबा के बने होते थे। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का भी चलवाया था। सजगनी भी चांदी का ही एक सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 12 मासा की रचना किसने की? तो इमामी ने की। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है ना, ये विरह वाला है, मीन्स दुख वाला है। यह पद या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुंह से कराया गया हो। वर्ष भर के 12 मास में नायिका का श्रृंगारिक विरह एवं मिलन की क्रियाओं के चित्रण को 12 मासा के नाम से जानते हैं। और श्रावण मास में हरे भरे वातावरण में नायक नायिका के काम भावों को वर्षा में भीगते हुए रूपों में, ग्रीष्म के वैशाख एवं ज्येष्ठ मास की गर्मी में
पंखों से नायिका को हवा करते हुए नायक नायिकाओं के स्वरूप आदि उल्लेखनीय होता है। जब किसी स्त्री का पति प्रदेश जाता है और वह दुखी मन से अपने सखी को 12 महीने की चर्चा करती हुई कहती है, तो पति के बिना हर मौसम व्यर्थ है। इस गीत में वह अपनी दशा को हर महीने की विशेषता के साथ परोस कर रखती है। हिंदी में मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन 12 मासा का प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं कि यह एक विरह गीत है 12 मासा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी और भू राजस्व व्यवसाय और उद्योग पर कर था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसे देखे होंगे कि तोपखाना, तुगलकमा नीति और बाबर को ही मुंबई शैली यान का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया, यानी अकबर की उपज थी। तो जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टुडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था थी। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 1571 ईस्वी में टुडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका नाम जब्ती था, इसको प्रारंभ किया था। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर करों की दरों को निर्धारित किया जाता था। यह प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली में कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तख्शीश कर निर्धारण कहते थे और दूसरे को तहसील और वास्तविक वसूली कहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। जवाबित जो कि मुगल शासन की देन है, यह राज्य के आदेश के रूप में प्राप्त हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर सूरत है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने
स्थापित की थी? तो इसका आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी और इन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। काले पानी की सजा भी वासुदेव बलवंत राय फड़के को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था और 1882 ईस्वी में रिपन इसको रद्द किया। रिपन एक एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग की स्थापना किया था। 1881 की पहली जनगणना भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की और यह एक राष्ट्रवादी अखबार था जिसमें राष्ट्रवाद की चर्चा होती थी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारों का वर्णन होता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागातु की घटना हुआ था। इसमें गुरु कामागातु की घटना हुई थी। गदर क्रांति यह प्रथम महायुद्ध के दौरान कोमागाता मारू नामक जहाज से भारतीय यात्री भारत आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस जहाज को आने से रोक दिया और इसी के विरुद्ध में गदर क्रांति का आरंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास में 2 होम रूल लीग थे, एक एनी बेसेंट का और दूसरा तिलक का होम रूल लीग। तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की शुरुआत की थी और एनी बेसेंट मद्रास में यानी अड्यार में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन शिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को उग्र देशभक्ति की भावना के कारण भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने? सर वैलेंटाइन शिरोल ने। और इसके एवज में बाल गंगाधर तिलक ने भी उन पे मानहानि का केस भी कर दिया था, इनको देना भी पड़ा था और इस उद्देश्य से इंग्लैंड भी चले गए। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर में ए में है, बी में है औद्योगिक कर्मी, सी में जनता और डी में मजदूर। तो औद्योगिक कर्मी 1917 से 18 वाला जो अहमदाबाद गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह था उसमें औद्योगिक कर्मी बड़े बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। अहमदाबाद के मिल मालिकों तथा मजदूरों के बीच 1918 में संघर्ष शुरू हो गया था। जब मालिकों ने प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहा तो गांधी जी के अनशन के फलस्वरूप कामगारों के बोनस को बढ़ाकर 35% किया गया और तब हड़ताल को खत्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में था? तो ये इलाहाबाद में था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह शहर इलाहाबाद था और इस समिति में गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए पूर्ण समर्थन भी प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। एका आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच
एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल हुए थे और इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे और ये दोनों निम्न जाति वर्ग से के किसान थे। क्वेश्चन नंबर 34, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप जो 1919 में चलाया गया था, यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक बहिष्कार आंदोलन था। और वर्ष 1917 में पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र ने किसानों के हक में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा में अवध की सर्वाधिक भागीदारी भी थी। इस किसान सभा की किसानों के हक में ब्रिटिश हुकूमत के सामने मांगे रखती थी और दबाव डालकर वाजिब मांगे मनवाती थी। 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद जो ये एक हेडलाइन दिया गया था, सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए जा रहे खिलाफत आंदोलन के सवाल पर उत्तर प्रदेश किसान सभा में तीखे मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे और उसके फलस्वरूप बाबा रामचंद्र के व्यक्तिगत प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का क्या था? प्रमुख केंद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह की ये उपज थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के विकास में आजाद हिंद फौज के गठन और उसकी गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। इसे इंडियन नेशनल आर्मी या INA के नाम से भी जाना जाता है। रास बिहारी बोस नाम के भारतीय क्रांतिकारी जो कई सालों से भारत से भागकर जापान में रह रहे थे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में रहकर भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। जब जापान ने ब्रिटिश सेना को हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार किया ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रहे जनरल मोहन सिंह, यहाँ पे थोड़ा रुकिए, भारतीय सेना में अधिकारी रहे जनरल मोहन सिंह ने इस आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी दौरान 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत से भागकर जर्मनी चले गए। 1943 में हुए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया ताकि वह भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण हथियार बन सके। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें भारतीय युद्धबंदियों के अलावा वे भारतीय भी शामिल थे जो दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में बस गए।